ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़नादाब 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। दिव्यानी मामले पर अमेरिका का इजहार अफसोस, सलमान खुर्शीद ने दोहराया दिव्यानी के खिलाफ साजिश रचे जाने का इल्जाम। हथकड़ियां लगाए जाने और जामा तलाशी के दौरान कई बार रोई थी दिव्यानी। अमेरिकी वकील ने हथकड़ियां लगाने के इल्जाम को बताया गलत। हिंदुस्तानी जहाजरां सुनील जेम्स को टोगो की जेल से मिली रिहाई। हिंदुस्तान की सिफारती कोशिशें लाई रंग। साबिक़ आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ का चुनाव लड़ेंगे आज, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। और आलमी ताकतों और ईरान के बीच मुज़ाकरात का एक और दौर आज से जिनेवा में। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी की गिरफ्तारी और बदसलूकी मामले में अमेरिका को झुकना पड़ा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने इस मामले पर अफसोस का इजहार किया है। केरी ने कौमी सलामती मुशीर शिवशंकर बेनिन को फोन करके मामले पर अफसोस जताया। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने पहले अपने हिंदुस्तानी हममनसब सलमान खुर्शीद से इस मामले पर बात करने की कोशिश की, ताहम सलमान खुर्शीद ने मुखालिफत के पेश नजर उनसे बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद केरी ने कौमी सलामती की मुशीर शिव शंकर मेनन से बात की। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मैरी हाफ केरी के जरिए मेनन से बात करने की जानकारी फराहम की। व्हाइट हाउस ने दिव्यानी मामले को हसास बताते हुए कहा है कि इससे दोनों मुल्कों के सिफारती रिश्ते मुतासिर नहीं होंगे। Called Indian National Security Advisor Menon to discuss the December 12th arrest of Deputy Consul General, Khobragadi. The Secretary understands very deeply the importance of enforcing our laws and protecting victims, and like all officials in positions of responsibility inside the U.S. government, expects that laws will be followed by everyone here in our country. वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने दिव्यानी मामले में साजिश की बात दोहराई है। सलमान खुर्शीद का कहना है कि इस मामले पर कहीं न कहीं कोई साजिश जरूर की गई है। सलमान ने वजाहत करते हुए कहा कि साजिश का मतलब ये नहीं कि ये सदारती सतह पर की गई, बल्कि इस किस्म की साजिश पुलिस या दीगर हुक्काम की सतह पर भी हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका हकीकत को समझेगा और मसले का हल जल्द निकल आएगा। उसमें इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं किसी तो पुलिस के स्तर के भी हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी अधिकारी स्तर पर कोई ऐसी बात हुई है जिसको हम ये तो नहीं कह सकते एक बड़ी मासूमियत की गलती है, ये तो नहीं कह सकते हैं। और ये नहीं कह सकते तो इसको क्या कहें, इसको और क्या कहें। यही कहना होगा कि किसी ने कंस्पायर किया है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि दो भारतीय जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं, उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है और उसमें किस किस का सहयोग है, उसी को कंस्पिरेसी कहते हैं, षड्यंत्र कहते हैं। और वो हुआ है। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, ये जो अमेरिका में व्यवस्था है उसी के आधार पर फिर इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका में संवेदनशीलता के साथ इसको समझने की कोशिश की जाएगी। और एक बार फिर रुख करेंगे शैलेंद्र का, उनसे जानेंगे कि इस मामले पर अपडेट क्या है। जी शैलेंद्र, सुबह हमने आपसे बात करी थी, तब आपने बताया था कि हिंदुस्तान का रुख जो है वो अब पूरी तरह से डिपेंड करेगा जो अमेरिका है उसके रिएक्शन पर। इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, आपको बता दूं कि फिलहाल भारत की तरफ से यानी विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद उन्होंने जब बात की इस पूरे मामले पर, तो उन्होंने बताया कि आज वो बात कर सकते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी से। कल विदेश मंत्री जो अमेरिका के हैं जॉन केरी, फॉरेन मिनिस्टर वहां के, उन्होंने कल बात की थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन से और इस पूरे मामले पर उन्होंने खेद जताया था, माफी मांगी थी। और उन्होंने कहा था कि जितने भी डिप्लोमेट अमेरिका में हैं उनके साथ सम्मान, उनके साथ रेस्पेक्ट से पेश आना चाहिए।
वहीं आज सलमान खुर्शीद ने कहा है कि वो आज बात कर सकते हैं कि विदेश मंत्री अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर जॉन केरी से और डायरेक्टली विदेश मंत्री भारत और अमेरिका के आपस में बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत का स्टैंड है, जो नई दिल्ली का स्टैंड है, वो ये है कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी हुई है और भारत ने इंडिया ने एक एलिगेशन लगाया है, आरोप लगाया है कि अमेरिका ने जानबूझकर एक कॉन्स्पिरेसी की है देवयानी को फंसाने के लिए, क्योंकि इसकी शुरुआत वहां से होती है जब भारत ने पहले ही अमेरिका को कह दिया था कि देवयानी की जो नौकरानी है वो फरार है जून माह से और उसको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद दिसंबर 10 को जो देवयानी की फैमिली है उनको इंडिया से यूएस ले जाया गया, यूएस वीजा मिलने के बाद। ठीक 2 दिन पहले जो उसकी फैमिली है वो अमेरिका पहुंची थी और 2 दिन के बाद देवयानी को गिरफ्तार किया गया। तो पूरे मामले पर कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो दिल्ली जो है वो इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी देख रही है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी आगे बात कही है कि कहीं ना कहीं इसमें 2 इंडियंस इन्वॉल्व थे, जिसमें नौकरानी शामिल है, उनके पति शामिल है। तो जाहिर तौर पर जो कॉन्स्पिरेसी हो सकती है और ये जरूरी नहीं है कि एक अपर लेवल पे हो, लेकिन जो अमेरिकी पुलिस है उनके लेवल पर भी ये कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र हो सकता है देवयानी के खिलाफ। पर फिलहाल देवयानी को यूएन में जो भारत का इंडिया का उसमें उन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो डेडलाइन दी गई थी अमेरिकी डिप्लोमेट को अपने आईडी सरेंडर करने के लिए, उस पर अब तक कोई ताजा सूरताल सामने नहीं आया है कि क्या उसको लेकर डेडलाइन एक्सटेंड की जाएगी या नहीं, या फिर उनको आज सरेंडर करने। जी शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर देवयानी की गिरफ्तारी और बदसलूकी मामले में अमेरिका और हिंद के बीच दरमियान ठनी है। मामले पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हिंदुस्तान में अमेरिकी सिफारतकारों की मुराद में कमी करने का फैसला किया है। अमेरिकी सिफारतकारों की मुराद से मुतालिक फैसले का इतलाक आज से होना है। इस सिलसिले में अमेरिकी सिफारतकारों को मुराद हासिल करने से मुतालिक अपने तमाम कार्ड और दस्तावेज वापस करने होंगे। गिरफ्तारी और जामा तलाशी के दौरान देवयानी कई बार फूट फूट कर रोने को मजबूर हुई। ये बात खुद उन्होंने उस ईमेल में बताई जो उन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत को रवाना किया था। इस ईमेल में देवयानी ने हुकूमत से अपनी सलामती और वकार की हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील की थी। देवयानी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद उन्हें हथकड़ियां लगाई गईं, कई बार उनकी जामा तलाशी ली गई और जेल में आम कैदियों और नशेबाजों के साथ उनको रखा गया। देवयानी के मुताबिक इस दौरान वो अपने साथ किए जाने वाले सलूक से दिल बर्दाश्ता होकर कई बार रो पड़ी थी। उधर देवयानी के मामले से जुड़े अमेरिका के सरकारी वकील प्रीत भरारा का कहना है कि देवयानी को हथकड़ियां लगाने की बात गलत है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त देवयानी को सिर्फ सलामती एहलकारों ने घेरे में लिया था। उधर देवयानी मामले पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी के जरिए इजहार अफसोस करने को हिंदुस्तानी सियासतदान नाकाफी बता रहे हैं। उनका कहना है कि मामला महज इजहार अफसोस से खत्म होने वाला नहीं है। नहीं, देखिए, जो सब ठीक है कि पहले से ज्यादा सख्ती दिखाई गई, मुस्तैदी दिखाई गई, लेकिन अभी भी वो नाकाफी है। असल बात यह है कि वो मुकदमा वापस होना चाहिए। असल बात यह है कि उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरह से अमेरिका पर दबाव बना, मैं समझता हूं कि पहली बार अमेरिका को यह एहसास हुआ होगा कि भारत अपने डिप्लोमेट के साथ किसी तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकता है और अमेरिका को मजबूरन झुकना पड़ा। और हम समझते हैं कि ये हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की कामयाबी है। जो अमेरिका ने बर्ताव किया है वो सही नहीं है और इसलिए अपने अधिकारी को न्याय मिलने तक ये समाप्त नहीं होता। उसकी केस विड्रॉ जब होगी तभी ये न्याय होता है। और इसलिए मुझे लगता है कल सलमान खुर्शीद ने जो कहा है कि उसको ससम्मान हम सम्मान उसका लौटाएंगे और उसको बाइज्जत यहां लाएंगे, ये अगर कहा है तो सरकार को जो कहा है वो करके दिखाना चाहिए। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का।
सागर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। तहरीक क़ज़ाक़ी के इल्जाम में गिरफ्तार हिंदुस्तानी जहांज़रां सुनील जेम्स को रिहाई मिल गई है। सुनील जेम्स और विजयन गुज़िश्ता 6 माह से टोगो जेल में थे। सुनील जेम्स और विजयन की रिहाई आला सतही सिफारती कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हो सकी। सुनील और विजयन आज किसी भी वक्त वतन के लिए रवाना होंगे। सुनील जेम्स की रिहाई की खबर पर उनकी अहलिया ने मसरत का इज़हार किया। ये 5 महीनों का टाइम बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत कठिन टाइम था। हर एक पल हम यही सोचते थे कि पता नहीं सुनील आएंगे, आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जिस कंट्री में वो थे वहां का जुडिशियल सिस्टम हमें कुछ पता नहीं था। आज जब हमें सुबह खबर मिली कि वो रिलीज हो गए हैं, तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये सच है या एक सपना है। पर हाँ, हम बहुत रिलीव्ड हैं कि फाइनली हमारी फाइट खत्म हुई और सुनील रिलीज हो गए हैं और वो कल परसों तक घर वापस लौट आएंगे। उधर सुनील जेम्स की रिहाई से वज़ीर ख़ारिजा सलमान खुर्शीद मुतमईन है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुनील जेम्स पर लगे इल्जामात से वो मुत्तफिक नहीं थे और इस बात से प्रसन्न हूं। ये इस समय एक मानवीय स्थिति का प्रश्न था। ये सिर्फ 2 देशों के बीच में किसी भी विषय को लेकर कोई विवाद का मामला नहीं है सिर्फ, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए उसके परिवार के सामने एक बहुत दुखद घटना घटी थी और हम समझते थे, वैसे भी जो उस पर आरोप लग रहे थे, हम संतुष्ट नहीं थे कि वो आरोप जो है वो सिद्ध हो सकते हैं या उनमें कोई ऐसी बात है जिसके कारण उस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो मानवीय स्थिति का एक प्रश्न था, उसमें हम लोग इसमें सफल हुए। मैं इस बात से संतुष्ट। वज़ारत ख़ारजा ने सुनील जेम्स की रिहाई का खैर मकदम किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन ने उम्मीद जाहिर की कि जेम्स कल सुबह तक अपने अहले खाना के साथ होंगे। अकबरुद्दीन ने जेम्स की रिहाई में ताउन करने पर तमाम मुताल्लिक़ अफराद का भी शुक्रिया अदा किया। We are making arrangements for their return to India at an early date. We hope that they will be reunited with their families. It's been a difficult journey for all of them, and we are grateful for the support and the effort made by everybody concerned in this matter. We hope that Captain Sunil James will be reunited with his family latest by tomorrow morning. Thank you very much. तारीखी लोकपाल बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा और लोकसभा में मंजूरी के बाद इस बिल को सदर जमहूरिया के पास रवाना किया गया। समाजवादी पार्टी ने इस बिल की मुखालफत की। उधर दूसरी जानिब लोकपाल बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद अन्ना हजारे ने भी अपना अंश खत्म कर दिया। लोकसभा ने बुध को लोकपाल तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। वादर है कि मंगल को राज्यसभा में मंजूरी के बाद कल इसे लोकसभा में पेश किया गया था। राज्यसभा की बनिस्बत लोकसभा में लोकपाल बिल पर बहस मुख्तसर रही। बहस का आगाज अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने किया। राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने इस बिल को बदउनवानी के खिलाफ जंग के लिए अहम कदम से ताबीर किया। स्पीकर मीरा कुमार ने सीमा अंदरा अरकान के शोर शराबे के दौरान बिल के मंजूर होने का ऐलान किया। I think guys have it. Clause 1 enacting
समाजवादी पार्टी लीडर मुलायम सिंह यादव ने लोकपाल बिल की सख्त मुखालफत की। इन्होंने इसे मुल्क के लिए मुज़िर बताया। मुलायम ने कहा कि बिल के कानून बन जाने के बाद सियासतदानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हम लोगों की 10 साल पीछे की जांच होगी। हम लोग जो जनप्रतिनिधि है, लाखों लोगों में वोट लेकर के आते हैं, तब इस लोकसभा में आ पाते हैं और एक दरोगा आकर के हमारे पीछे पड़ेगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होता है। अध्यक्ष महोदय, ये भूल गए। जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में सर्वोच्च होता है। उस सर्वोच्च जनप्रतिनिधि के पीछे ये लगाया जा रहा है। इसके बाद हम सब लोग बेईमान बैठे। लोकपाल बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ ही रालेगंज सिद्धि में खुशी की लहर दौड़ गई। गुज़िश्ता 9 दिनों से लोकपाल के हक में भूख हड़ताल पर बैठे अन्ना हजारे और उनके साथी टेलीविजन पर लोकसभा की कार्रवाई देख रहे थे। बिल के मंजूर होते ही वहां मौजूद लोगों ने अन्ना हजारे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तिरंगा लहराना शुरू कर दिया। अपने वादे के मुताबिक अन्ना हजारे ने अनशन खत्म किया। इन्हें स्कूली बच्चों ने शरबत पिलाया। अन्ना हजारे ने बिल की मंजूरी को तारीखी कदम करार देते हुए अरकान पार्लियामेंट और उनकी मुहिम में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा किया। राज्यसभा में कल पास हो गया, आज लोकसभा में रखा गया और खुशी की बात यह है कि लोकसभा में भी वो पास हो गया। देश की जनता की तरफ से सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बिल लोकसभा में पहले आया था, वो बिल जो कमजोर था, राज्यसभा में जाने के बाद जब सेलेक्ट कमेटी बनाई गई और सिलेक्ट कमेटी ने इसमें जो सुधार लाया, वो जनता की जो अपेक्षा थी, देश की जनता जो चाहती थी, उसके मुताबिक सिलेक्ट कमेटी ने वो बिल बनाया और फिर बाद में वो लोकसभा में गया और आज लोकसभा में पास हो गया। वहीं मिशन लोकपाल को लेकर टीम अन्ना का हिस्सा रह चुके आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने पार्लियामेंट में मंजूर शुदा लोकपाल बिल को कमजोर करार दिया। तो अभी जो लोकपाल आया है वो काफी कमजोर है और सब लोग मिलकर अब इसको और इम्प्रूव कराएंगे। पार्लियामेंट में लोकपाल बिल की मंजूरी को तारीखी इकदाम बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर पार्लियामेंट का इजलास कल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने ऐवान में शोर शराबा करके पार्लियामेंट का कीमती इजलास बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने बीजेपी के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ सियासी जमातों का मानना है कि लोकपाल बिल किसी के दबाव में नहीं बल्कि अरकान पार्लियामेंट के ताउन से मंजूर किया गया। कांग्रेस और उनके सहयोगी समर्थक दलों के व्यवधान के कारण अपना बिजनेस नहीं कर पाया। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा डिफीट है। दूसरी बात है कि लोकपाल जो बना है वो जनता के दबाव में बना और कांग्रेस के पैरों तले धरती समाप्त हो गई है, खिसक गई है। इसलिए उन्होंने लोकपाल मजबूरी में लाया और इसलिए लोकपाल हुआ। इतना ही है कि इस सेशन में हुआ। बाकी तो ये कांग्रेस की नाकामी है कि वो एक भी सेशन पूरा नहीं कर पाते। इससे पहले इन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल पेश किया था, पास कराया था और 4 राज्यों में चुनाव हार गए। ये सभी के सहयोग से संभव हो पाया। ये कोई अकेले कोई यूपी का या कांग्रेस पार्टी का प्रोजेक्ट नहीं था। हम लोगों ने लंबे समय तक आंदोलन किया, संसद में संसद के बाहर लड़ाई लड़ी और सरकार को ये लोकपाल बिल लाना पड़ा। मैं समझता हूं कि कोई दबाव संसद पर काम नहीं कर सकता जब तक संसद स्वयं न चाहे किसी कानून को अमली जामा पहनाने का। मैं समझता हूं कि ये एक सभी दलों की मिलीजुली कोशिश थी कि अंततः हमारे पास में एक ऐसा संस्थान और एक ऐसा कानून होना चाहिए जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध असरदार तरीके से काम कर सके। एक कानून बना देने मात्र से सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और राम राज्य आ जाएगा, मैं ऐसे दिवा स्वप्न नहीं देखता। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। घाटे में चल रही चीनी मिलों को बिला सूदी कर्ज देने की तजवीज पर आज मरकजी काबीना गौर कर सकती है। घाटे में चल रही मुल्क की मुतादिद चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। वज़ीर ज़राअत शरद पवार के मुताबिक घाटे में चल रही चीनी मिलों को 72,000 करोड़ रुपए का बिला सूदी कर्ज देने की तजवीज है, जो कि 2 किस्तों में उन्हें दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के जरिए कायम वज़ाए ग्रुप ने चीनी मिलों को 72,000 करोड़ का बिला सूदी कर्ज देने की सिफारिश की थी। सीपीआई ने बिहार के लक्ष्मणपुर, बाथे, पथानी और मियापुर कत्ल आम के मुतासरीन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया। इस मौके पर सीपीआई लीडर दीपांकर भट्टाचार्य ने सदर जमहूरिया से मुलाकात करके 50,000 लोगों के दस्तखत सौंपे और उनसे इस पूरे मामले में मदाखलत करने की गुजारिश की गई। इसके साथ ही पटना से निकली ये इंसाफ रैली जंतर मंतर पहुंचकर खत्म हो गई। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी सरमाई छुट्टियां गुजारने के लिए आज खुसूसी तैयारी के जरिए हैदराबाद पहुंचेंगे। सदर जमहूरिया का क़याम हैदराबाद के बोलारम में वाक़ जुनूबी हिंद के सदारत क़याम राष्ट्रपति नीलायम में होगा। यहां सदर जमहूरिया 31 दिसंबर तक क़याम करेंगे। प्रणब मुखर्जी जुनूबी हिंद में क़याम के दौरान 20 दिसंबर को चेन्नई और 23 दिसंबर को अनंतपुर का भी दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया के हैदराबाद दौरे के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। साबिक़ आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी का राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मुंतखब होने का कवी इम्कान है। मोदी का चुनाव मैदान में उतरना बीसीसीआई के लिए बड़ा झटका है। आरसीए के मौजूदा सदर सीपी जोशी के करीबी माने जाने वाले रामपाल शर्मा भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर ऑब्जर्वर जस्टिस एनएम कासलीवाल की निगरानी में ये चुनाव मुनक्किद होगा। बताया जाता है कि ललित मोदी को 28 जिलों की हिमायत हासिल है। वाज़ेह है कि ललित मोदी पर बीसीसीआई ने तादीबी बुनियाद पर पाबंदी आयद कर रखी है। मेहनत, लगन और बेहतर तालमेल के साथ कैसे काम किया जाता है, चारों रियासतों के असेंबली इंतखाबात में ईटीवी नेटवर्क ने एक बार फिर इसको सही। कल हैदराबाद में ईटीवी के सदर दफ्तर में इस कामयाबी का जश्न मनाया गया, जिसमें ईटीवी नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना समेत नेटवर्क की दीगर कई सरकर्दा हस्तियां भी मौजूद थीं। ईटीवी ने 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती की रिपोर्टिंग में एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम की और तमाम कौमी व इलाकाई चैनलों को पीछे छोड़ते हुए कामयाबी की ऐसी ऊंची उड़ान भरी जिसका लोहा मीडिया की दुनिया ने माना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली में हुए इंतखाबात में ईटीवी ने एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहरा किया और गांव और गली गली की खबरों को दिखाकर सभी को हैरत में डाल दिया। दूर दराज फैले ईटीवी के रिपोर्टर और हैदराबाद में वाक़ हेड ऑफिस के बेहतर तालमेल के सबब हम एक बार फिर नंबर 1 साबित हुए। नंबर 1 सिर्फ इस माने में नहीं कि हमने सबसे तेज और सटीक इंतखाबी नताइज दिखाए और हर खबर पर हमारी पहली नजर रही, बल्कि ईटीवी ने नाजरीन के दिल पर भी राज किया और नाजरीन का एतमाद जीतने में कामयाब रहे। यहाँ तक कि ईटीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों और इंतखाबी नताइज का दीगर कई कौमी सतह के चैनलों ने अपनी नशरियात में हवाला दिया। सीएम हाउस और वजारतों से लेकर गांव के खेत खलियान और चाय की दुकान तक इंतखाबी खबरों और नतीजों पर ईटीवी का बोलबाला दिखा। बुध को ईटीवी ने अपने सैकड़ों स्टाफ के साथ हैदराबाद में वाक़ आरएफसी दफ्तर में इस कामयाबी का जश्न मनाया। इस शानदार तकरीब में ईटीवी नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना और रामोजी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन बापी नीडू शरीक थे। चैनल हेड जगदीश चंद्र ने भी ईटीवी की टीम को मुबारकबाद दी। मुझे कहते हुए खुशी है कि इस बार भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव के दिन, काउंटिंग के दिन सबसे पहले चुनाव परिणामों की घोषणा करने में, ट्रेंड्स को दिखाने में ईटीवी चैनल्स सबसे आगे रहे। छत्तीसगढ़ में तो एक प्रकार से करिश्मा हुआ। ईटीवी छत्तीसगढ़ ने शाम 4:30 बजे रमन सिंह की 49 सीट्स की बढ़त बता दी थी, जबकि दूसरे सभी चैनल्स ने शाम को 7 बजे जाकर इसे स्वीकार किया। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं हैदराबाद न्यूज डेस्क और राज्यों में तैनात ईटीवी स्टाफ को बधाई देता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। दर्शकों के प्यार
और स्नेह की भी तारीफ करता हूं और ये आशा करता हूं कि लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तरह चुनाव नतीजे सबसे पहले हम ही ईटीवी चैनल्स पर लेकर आपके सामने आएंगे। ईटीवी की पूरी टीम को अपनी शानदार कामयाबी पर नाज है। ईटीवी ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों से दिखा दिया कि हम यूं ही इलाकाई चैनलों में सबसे आगे नहीं। साथ ही ये पैगाम भी दिया कि मुश्किलें कितनी भी आएं, ईटीवी हमेशा अपने नाजरीन के साथ है। नाजरीन का प्यार और उनकी हमदर्दी ही ईटीवी को नंबर 1 बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियाई मौजू पर आज से मुज़ाकरात का फिर आगाज हो रहा है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी की सरबराह कैथरीन एश्टन के तर्जुमान के मुताबिक इन मुज़ाकरात में तकनीकी उमूर पर बातचीत की जाएगी और ये जुमे तक जारी रहेंगे। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची के मुताबिक मुज़ाकरात की मुद्दत में तौसी भी मुमकिन है। गुज़िश्ता माह ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी उमूर पर मुज़ाकरात का आगाज हुआ था, जो कि 4 दिनों तक जारी रहे थे। उधर इराक में कल हुए कई बम धमाकों में कम से कम 9 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। बहलवकील में 2 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। ज्यादातर धमाके दारुल हुकूमत बगदाद में हुए। इराक में रवा साल तशद्दुद के मुख्तलिफ वाकयात में अब तक 6,500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। शाम के कीमियाई हथियारों को रूस की बख्तरबंद गाड़ियों में मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। कीमियाई हथियारों को तल्फ करने के गैर मामूली बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन के तहत इन गाड़ियों की अमेरिकी सैटेलाइट और कैमरों के जरिए निगरानी भी की जाएगी। ऑपरेशन की ये तफसीलात कीमियाई हथियारों की पाबंदी से मुताल्लिक़ तंजीम OPCW के मंसूबे का हिस्सा है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका उस ऑपरेशन का हिस्सा होगा जो कि शाम के मस्टर्ड गैस, सराइन और VX नर्व जैसे कीमियाई हथियारों को खास किस्म के आलात से लैस एक बहरी जहाज पर तल्फ करेगा। OPCW ये ऑपरेशन 2014 के वस्त तक मुकम्मल करने का इरादा रखती है। रूस का एक मालबरदार तैयारा लेबनान में शामी पनागजीनों के लिए इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंचा। लेबनान की हुकूमत के मुताबिक लेबनान में तकरीबन 14 लाख शामी पनागजीन हैं। इनमें से बेशतर के नाम पनागजीनों से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर में दर्ज नहीं है। लेबनान में रूस के सफीर अलेक्जेंडर ज़िस्पिकिन के मुताबिक 2 और मालबरदार जहाज इमदादी सामान के साथ लेबनान पहुंचेंगे। एक पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को धमकी दी है। उनको ये धमकी पोलियो मुहिम पर मामूर कारकुनों को निशाना बनाने के बयान पर दी गई। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के दौरान कहा था कि मुहिम से जुड़े कारकुनान को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ है। दहशतगर्द तंजीम अंसारुल मुजाहिदीन ने अपने बयान में कहा कि हमारा निशाना नवाज शरीफ हुकूमत है, लेकिन इमरान खान अगर मुहिम की हिमायत करते हैं तो हम अपना निशाना तब्दील कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ये दहशतगर्द ग्रुप इससे पहले पोलियो मुहिम से जुड़े अफराद को निशाना बना चुका है। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम